नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के मुद्दों की, तमाम विषयों पर एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रोजेक्ट साइट पर निरीक्षण में सहयोग न करने वाले बिल्डरों पर कसेगा महाराष्ट्र रेरा का शिकंजा। प्रोजेक्ट में वित्तीय गड़बड़ियां करने वाले बिल्डरों को तलब। प्रोजेक्ट में अधिक खर्च दिखाने वाले बिल्डरों के प्रोजेक्ट निरीक्षण की प्रक्रिया तेज। जम्मू कश्मीर में पहली बार रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। नगर निगम और शहरी सीमा में आने वाली इमारतों पर लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नया नियम। पहले चरण में 3 साल के लिए होगा प्रॉपर्टी का मूल्यांकन। खाली जमीन समेत धार्मिक इमारतों को रहेगी छूट। भारत के 9 राज्यों पर भीषण जलवायु परिवर्तन के जोखिम का खतरा। 2050 तक जलवायु परिवर्तन से बढ़ेगा जोखिम। मानव निर्मित निर्माण से पर्यावरण को हो रहा सबसे अधिक नुकसान। प्रॉपर्टी प्लस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ विशेष चर्चा। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, आपके घर की। लेकिन आज के शो में मैं एक बेहद गंभीर विषय पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले यह बताइए कि अगर हवा में घुलते जहर से AQI का पारा चढ़ता रहा, अगर समुद्र तल उठता रहा, अगर ग्राउंड वाटर नीचे गिरता रहा, अगर धरती का तापमान यूं ही बढ़ता रहा, अगर ऋतुओं का चक्र यूं ही बदलता रहा, अगर फसलों पर मौसम की मार जारी रही, अगर भूकंपों से धरती कांपती रही, तो किसी भी शहर की सबसे आलीशान इमारत के टॉप व्यू फ्लैट में इंपोर्टेड मार्बल की फर्श पर प्लास्टिक पेंट की दीवारों के बीच होम ऑटोमेशन की मशीनों को आदेश देते हुए आप कब तक जी सकेंगे? मेरा विषय आप समझ चुके होंगे। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव यानी XDI जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान का पता लगाने वाली संस्थाओं के ग्रुप का हिस्सा है। XDI ने एक रिपोर्ट जारी की है कि कैसे दुनिया भर में निर्माण की होड़ के चलते पर्यावरण प्रतिक्रिया कर रहा है। दुनिया भर में 2600 से अधिक राज्यों में हो रहे क्लाइमेट चेंज का आकलन किया गया है। जो सबसे अधिक डराने वाली बात है वो ये है कि टॉप 50 राज्यों में चीन के बाद सबसे अधिक भारत के 9 राज्य हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का जोखिम है। ऐसे में अगर आप फरवरी में जून जैसी प्रचंड गर्मी से झुलस रहे हैं, गैस चैंबर बन चुके शहरों में सांस को तरस रहे हैं, या बेमौसम बरसात की बाढ़ में फसलें डुबो रहे हैं, तो आश्चर्य मत करिए, क्योंकि ये अब और बढ़ने वाला है। लेकिन क्या हम संभल सकते हैं? निर्माण क्षेत्र में कंक्रीट के जंगल इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं? हम क्या कर सकते हैं जो सिर्फ लापरवाही और सरकारों की उदासीनता के चलते नहीं हो पा रहा है? हल है या फिर हम हलाल होने की सीमा पार कर चुके हैं? इन्हीं सब बातों पर आज का प्रॉपर्टी प्लस है, तो बने रहिए और गौर से देखिए। हमारे साथ है कुछ खास मेहमान जो अक्सर इन गंभीर मुद्दों पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं मिली मजूमदार, MD GBCI और सीनियर VP USGBC। हमारे साथ हैं निमिष गुप्ता, फाउंडर एंड CEO जेनलीप इकोसिस्टम। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, CEO ट्रैक टू रियल्टी। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मिली मैम आपसे ही होगा। आपसे समझना चाहेंगे कि आप GBCI के साथ भी जुड़ी हैं, USGBC के साथ भी जुड़ी हैं, दुनिया भर की जलवायु पर आपकी नजर रहती है। इस रिपोर्ट को देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमें डरना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, या फिर इससे भी बुरी स्थिति के लिए अगली रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए? हमें बिल्कुल डरना चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है ये अभी आई है, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत पहले से ही पता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन के वजह से हमारे धरती के जो ये फिजिकल रिस्क हम कहते हैं ये बढ़ता जा रहा है। और इस रिपोर्ट में एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट सिर्फ फिजिकल रिस्क को क्वांटिफाई कर रहा है। इस रिपोर्ट के तहत हमें ये सिर्फ पता चल रहा है कि अगर फ्लडिंग हो, अगर हीट बढ़े, अगर ड्रॉट हो जिसके वजह से सॉइल सबसिस्टेंस हो, उसमें इमारतों पे क्या असर पड़ेगा, और उसको अगर हम दोबारा बनाने जाए तो उसमें क्या खर्चा आएगा। सो ये डैमेज को क्वांटिफाई किया है इस रिपोर्ट में। और इसके जो इसमें ये चीज भी नहीं देखा गया कि इसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो इस रिपोर्ट में जो है वो कम करके दिखाया गया है। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो और भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा और प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग। ये बहुत बहुत जरूरी है, वरना आगे के दिन में हमें चल के बहुत दिक्कतें आएगी। पर्टिकुलरली जो पुअरर पीपल है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनके ऊपर तो असर बहुत ही ज्यादा आएगा।
मेरा अगला सवाल निवेश सर आपसे होगा। इस रिपोर्ट में एक शब्द जिस पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित है और इसमें भी प्रदूषण के मुख्य घटक मकान, इमारत, सड़क, एयरपोर्ट के निर्माण है, यानी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े जिम्मेदार हैं। जरूरी बात यह है कि विकास के लिए इन सब का निर्माण जरूरी भी है। तो ऐसे में डेवलपमेंट है वो जीवन पर भारी ना पड़े, इसका क्या उपाय किया जाए? सामंजस्य कैसे बनेगा कि विकास भी होता रहे लेकिन लोगों की सेहत और पृथ्वी की सेहत भी बनी रहे? तो दीपक जी, इसमें मेरा सबसे पहला मानना यह है कि विकास के लिए बलिदान की मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। विकास का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनको हम कॉम्प्रोमाइज करते जाएं। अगर आप इस रिपोर्ट की भी बात करें, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इंडिया में, और हमारी रैंकिंग हाई इसलिए होती है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, आप ओवरऑल जितना आपका जितनी ड्वेलिंग है उस हिसाब से आपका बिल्ट एनवायरनमेंट का वो है, और कितनी इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसके ऊपर, रेशियो के ऊपर बात हो रही है। एग्रीगेट रेशियो की आप बात करते हैं, एग्रीगेट हमारा नुकसान कितना हो रहा है उस पर बात हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली बात यह है, पॉपुलेशन एक फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इस हमारी रैंकिंग को बढ़ा रहे हैं वो है बाढ़ या फ्लड रिलेटेड जो हमारी कैलेमिटीज होती हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। मैं आपको ये भी बता देता हूं, 2000 से लेके 2020 तक और उससे पहले के 20 साल जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स थे वो आपके नहीं करके 50 से 60% बढ़े हैं। अगर आप फ्लड्स की बात करें, आप टोटल डेथ्स की बात करें, टोटल इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, उन क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस में अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें, फ्लड की बात करें, लैंडस्लाइड्स की बात करें, मास मूवमेंट की बात करें, हम स्टॉर्म्स की बात करें, वोल्केनिक एक्टिविटी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वाइल्ड फायर की बात करें, इन सब में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से। तो जरूरी यह है कि हम सिर्फ एक्सडीआई रिपोर्ट से ना जागें, हम एक डेटा से ना जागें, हमें देश को एक बिल्कुल एक समुचित इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ केंद्र, राज्य सरकारें भी मिलकर इस चीज को आगे बढ़ा सकें। रिवर लिंकिंग तब तक सफल नहीं होगी जब तक राज्य सरकारें इसमें सहयोग ना करेंगी, और ये तब तक सफल नहीं होगी जिसमें जब तक एक नेता इसको आगे बढ़ाकर अपने सिर पे नहीं लेता कि भाई मुझे जान भी बचानी है और जानो माल भी बचाना है। मेरा अगला सवाल रवि जी आपसे होगा। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक खतरा एशिया में दर्शाया गया, खासकर चीन और भारत पर। जाहिर है निर्माण क्षेत्र प्रदूषण का बड़ा कारण है। As per report, the construction sector contribute 23% of air pollution, 50% of climate change, 40% of water pollution and 50% of landfill waste. ऐसे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कहां चूक हो रही है या फिर लापरवाही हो रही है? एक होम बायर्स इसमें कैसे सहयोग कर सकता है? इस रिपोर्ट की जो पहली अच्छी बात है कि इसने हमें बियॉन्ड हेडलाइन देखने को मजबूर किया है। दूसरा यह है कि आपका पॉल्यूशन का दो मेजर फैक्टर है, एक वेहिकुलर पॉल्यूशन है और दूसरा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पॉल्यूशन है। तो वेहिकुलर पॉल्यूशन को लेकर के काफी इंटरनेशनल नॉर्म्स बने हैं और इंडिया भी उसको फॉलो करने की तरफ बढ़ रहा है। रही बात कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन हैफेजार्ड ग्रोथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं रियल एस्टेट जो है वो रूलिंग क्लास के लिए एक कैश काउ है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। एनजीटी का जो बीच बीच में इंटरफेरेंस होता है, एनजीटी भी एक सर्टेन लेवल पे फाइन कर देती है और ज्यादातर बिल्डर जो हैं वो अपने कॉस्टिंग में एनजीटी के फाइन को फैक्टर इन करके चलने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इस रिपोर्ट में जो एक देखने वाली और चीज है कि जब हम यूएस के सिटीज को देखते हैं, वहां वो सिटीज डेंजर जोन में है जहां की इकोनॉमिकली डेवलप्ड जोन्स हैं। हमारे यहाँ अंडर डेवलप्ड सिटीज जो हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, इवन महाराष्ट्र की जो बात हुई है वो बेसिकली बियॉन्ड मुंबई की बात हो रही है। तो अंडर डेवलप्ड सिटीज में अगर हम इतने खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका सीधा सा कारण यह है कि वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स बहुत हैफेजार्ड तरीके से हो रहा है। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको लेकर सीरियस हैं? मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में पॉलिसी मेकर्स इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। मिली मैम, आप ग्रीन बिजनेस को बढ़ावा देते हैं पूरी दुनिया में। भारत में ग्रीन बिजनेस को लेकर खासकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और डेवलपर से आपका किस तरह का अनुभव रहा है? डेवलपर्स पॉल्यूशन फ्री, सस्टेनेबल या फिर कहें ग्रीन बिल्डिंग बनाने को लेकर कितने गंभीर दिखते हैं? ग्रीन सर्टिफिकेशन का आंकड़ा क्या कहता है भारतीय रियल एस्टेट में?
जी ऐसा है कि डेवलपर थोड़ा बहुत जागरूक तो है, लेकिन उनका ये होलिस्टिक प्लानिंग का पर्सपेक्टिव नहीं है। देखिए, डेवलपर जब एक मकान बनाते हैं, उनको लैंड यूज के तहत जो लैंड दिया जाता है उसमें वो बनाते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल, और उसमें वो ग्रीन करने की कोशिश करते हैं कि जितना एनर्जी एफिशिएंट बनाए, वाटर एफिशिएंट बनाए। लेकिन हम जो ये फिजिकल रिस्क के बारे में कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है। ये थोड़ा सा मैक्रो प्लानिंग पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए, जो कि बहुत तक डेवलपर के हाथ में नहीं होता है। ये मोस्टली गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर के हाथ में होता है कि जब आप एक लैंड को डिसाइड, आप एक चीज मान लीजिए कि हम ये जो फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं, असम में क्यों इतना ज्यादा रिस्क है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो फ्लड प्लेन्स है उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वहां जैसे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब फ्लडिंग होगी, चाहे कुछ साल में एक बार भयंकर फ्लड आए, लेकिन वो मकान उसमें उसका वो होगा, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। से आप एक चीज देखेंगे कि हम बहुत बात कर रहे हैं कि हीट स्ट्रेस। तो ये जो हीट स्ट्रेस है, ये काफी जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है शहर में, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड बढ़ता जा रहा है कि शहर के टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उससे घरों पे उसका नुकसान होता है, एयर कंडीशनिंग लोड बढ़ती है। लेकिन हम अगर ज्यादा ग्रीनरी बनाए, कूल रूफ एटसेट्रा, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू डू, उसके तहत हम पूरा शहर में इसका इम्पैक्ट ला सकते हैं। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि स्टॉर्म वाटर की फ्लडिंग हो रहा है, कि स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, तो ये स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन से कर सकते हैं। तो ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे शहर ये सब स्टेप्स ले रहे हैं, और हमें लग रहा है कि अभी इंडिया में भी समय आ गया है कि हम ये सब सोल्यूशंस मैक्रो प्लानिंग में इंक्लूड करें, लैंड यूज प्लानिंग को ये फिजिकल रिस्क के तहत देखें कि डेवलपर ऐसे लैंड में ना ही कंस्ट्रक्ट करे जहां पे वल्नरेबिलिटी है, जहां पे बाढ़ आ सकते हैं, जहां पे सब्सिडेंस हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। निमित सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अभी भी अधिकतर होम बायर्स या फिर डेवलपर्स लोकेशन, एमिनिटीज, व्यू और स्पेसिफिकेशन के सवालों में उलझे रहते हैं। अभी पिछला शो हमने भूकंप रोधी इमारतों के महत्व को लेकर किया था। सस्टेनेबिलिटी को लेकर अब भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ ए ग्रेड डेवलपर्स को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर डेवलपर्स इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। जाहिर है कॉस्ट एक विषय है, लेकिन और भी कई रीजन हैं क्या? जैसे मिली जी ने कहा, किसी एक रियल एस्टेट डेवलपर का दायरा उसकी प्रोजेक्ट की बाउंड्री तक लिमिट हो जाता है। प्रोजेक्ट की बाउंड्री के बाहर कितनी सिंसियरिटी है उसको देखने की जरूरत है। आज हम वेटलैंड्स की बात करते हैं, चेन्नई में हर साल बाढ़ आती है, बैंगलोर में हमने पिछले साल देखा। जब तक इस दायरे को बाहर तक नहीं लेके जाया जाएगा, जहां तक एक पूरी समूल जिम्मेदारी सरकारों की, उस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल म्युनिसिपैलिटी की नहीं की जाएगी, मुझे तो ये लगता है दीपक जी, नेशनल बिल्डिंग कोड के साथ साथ नेशनल सिटी कोड की जरूरत है। हम बायलॉज की बात करते हैं, बायलॉज अप्लाई ओनली टू लोकल डेवलपमेंट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। आपको जरूरत है एक सिटी वाइड कोड की, सिटी वाइड बायलॉज की, ताकि ये जो वेटलैंड का इंक्रोचमेंट है, ये कोई भी कारण से हो, मैं उनके राजनीतिक उसमें मंतव्यों में नहीं घुसना चाहूंगा, पर जरूरी है कि इनसे ऊपर हटकर देखा जाए। तभी आप इस चीज को, रियल एस्टेट डेवलपर को जब तक इंसेंटिव नहीं होगा वो इस दायरे में नहीं सोचेगा। उसको लगता है मुझे खाना पूर्ति करनी है, मुझे ईसीबीसी के नॉर्म्स पूरे करने हैं, मुझे अगर ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन दे दिया, मुझे अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाना है, लेकिन एंड यूजर को उसका फायदा नहीं है। तो जरूरी है कि आप इनिशियल कैपिटल कॉस्ट से हटकर लाइफ साइकिल कॉस्ट और लाइफ साइकिल वैल्यू की तरफ मूव करें, तभी आप इसको समझा पाएंगे। डेवलपर के लिए भी तभी वो एक्साइटिंग होगा। कई अच्छे डेवलपर हैं जो जेन्युइनली पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, पर उनके लिए भी एक ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि जब डिस्करेजमेंट वाली भी बात है कि जब भी वो मार्केट में जाते हैं उनको लगता है कि मैं जो करना चाह रहा हूं उसका उतना प्रीमियम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं पर्यावरण के लिए कुछ कर रहा हूं। तो जब तक उसकी इंसेंटिवाइजेशन ना हो, कस्टमर्स को, उपभोक्ता को उसकी वैल्यू समझ में आए, उसके लिए वो प्रीमियम दें, डेवलपर अपने आप उस तरफ आगे कदम बढ़ाएगा। बिल्कुल, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और इस अहम मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की, कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर जलवायु परिवर्तन में हिस्सेदारी निभा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और वो कैसे थमेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी भी हम देखते हैं कि डेवलपर्स का फोकस सिर्फ इन्वेंट्री बेचने पर रहता है, ग्राहक का फोकस भाव पर रहता है। नियम है लेकिन गंभीरता से फॉलो नहीं होते हैं। दिल्ली में जब AQI बढ़ता है तो निर्माण बंद कर दिया जाता है, हालात थोड़े बेहतर होते हैं, निर्माण फिर शुरू हो जाता है। ये आंख मिचोली कब तक चलेगी? सही मायने में डिमांड सप्लाई दोनों साइड जागरूकता कैसे बढ़ेगी? देखिए, मिली जी और निमिष जी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैं कह रहा था कि छोटे जो शहर हैं वो ज्यादा डेंजर जोन में हैं, क्योंकि वहां पे सिटी प्लानिंग ही नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी सिटी की प्लानिंग कैसे करते हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि उसका बेसिक आप ये समझना चाह रहे हैं कि इंसेंटिव क्या है। देखिए, बिल्डर्स के लिए आज की तारीख में ग्रीन बिल्डिंग में जाने का कोई बहुत टेंजिबल इंसेंटिव नहीं है। कोई 5% एक्स्ट्रा FAR मिल जाता है तो एक तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। आपको पॉलिसीज ऐसी डिवाइस करनी होगी कि बिल्डर्स के लिए इंसेंटिव भी हो और ग्रीन बिल्डिंग नहीं करने पर डिसइंसेंटिव भी हो, जैसे सिंगापुर ने किया है। दूसरा, बायर की बात करते हैं। बायर हमेशा 4 रेटेड की जगह 2 रेटेड पे जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि उसके लिए 4 रेटेड खरीदने का कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर आप हाउसिंग में डेवलपर्स को ग्रीन बिल्डिंग के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं और साथ ही बायर को भी इंसेंटिवाइज करते हैं कि अगर आप ग्रीन बिल्डिंग में घर खरीद रहे हैं, मार्जिनली कॉस्ट ज्यादा है लेकिन आपका बोरोइंग कॉस्ट हम 1% कम कर देते हैं, तो जब तक आप इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक ये आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा। निमिष सर, एक और सवाल आपसे ये होगा कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार के प्रयास नहीं है। हम G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एक एक प्रोजेक्ट या एक एक बिल्डर या फिर एक एक ग्राहक के पीछे खड़े होना सरकार के लिए संभव नहीं है। मिसमैच कहां है? रास्ता कहां से निकलेगा? दीपक जी, बिल्कुल सही बात पकड़ी। सरकार अपनी तरफ से स्कीम्स ला सकती है, अपनी तरफ से थोड़े से इंसेंटिव्स ला सकती है, पर जरूरी है पॉलिसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन का काम हो। कोई भी चीज हम देखते हैं कि पॉलिसी के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कीम्स लाई जाती हैं, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट की प्लान्स होते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी ज्यादा कमियां रहती हैं कि आपको उनको देखकर दुख होता है कि ये ऐसा क्यों किया गया। तो कोई भी स्कीम आप बनाते हैं, सबसे पहले आप उस स्कीम के साथ एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उसका फुल प्रूफ मैकेनिज्म हो। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जिसमें टेक्नोलॉजी को लाना जरूरी है, ना कि आप लोगों को लगाकर उनको बढ़ाकर उनसे काम करवाएं। आप टेक्नोलॉजी का यूज करें। तीसरी सबसे बात, जब भी हम किसी पॉलिसी की बात करते हैं उसका दूरगामी इफेक्ट देखने की जरूरत है। हम बिल्डिंग बायलॉज की बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी है कि सिटी डेवलपमेंट, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटीज, जितनी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उन सब के लिए एक गाइडलाइन बनाई जाए ताकि किसी भी अर्बन एरिया, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए उन गाइडलाइन को फॉलो करना और उसके मातहत जो आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर्स हैं उनको उन्हीं के अंतर्गत प्लानिंग परमिशन देनी चाहिए। आप जब तक सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाते, आपके सामने ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पे बिल्डिंग्स तो बन गई, बहुत स्वांकी बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन वहां पे बेसिक सीवर नहीं है, रोड्स नहीं है, लाइट्स नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि किसी ने वहां पूरे अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको ऊपर से चलना है, उसमें पॉलिसी के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन का तड़का, इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का एलिमेंट्स होने चाहिए। तभी आप इस देश को वहां पे ले जा पाएंगे जो इस देश की प्रॉमिस दिख रही है। इस देश में प्रॉमिस दिख रही है। और मैं इसलिए भी बोल सकता हूं दीपक जी, मैं इंदौर का रहवासी हूं। जब इंदौर को बदला जा सकता है, इंदौर इंडिया का ही शहर है दीपक जी, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इंदौर में ये हो सकता है तो बाकी शहरों में क्यों नहीं हो सकता? कहां है वो विल पावर? बिल्कुल सही कहा आपने। इंदौर ने जिस तरह से स्वच्छता पर इच्छा शक्ति दिखाई है और आज मिसाल बना है, ऐसे में इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें बिना देरी किए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा निश्चित तौर पर आगे हालात बुरे और बुरे होते दिख रहे हैं। रियल एस्टेट इंफ्रा तभी बढ़ेगा जब शहर बढ़ेंगे, जलवायु अनुकूल होगी, लेकिन शर्म की बात यह है कि हम बुरी तरह से इसे बर्बाद करने पर तुले हैं। बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव की जरूरत है, पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है, जिस पर बहुत गंभीरता नहीं दिखती है। छोटे शहर अधिक डेंजर जोन में है,
ग्रीन बिल्डिंग को लेकर अधिक सेंसिटिव होने की जरूरत है, इंसेंटिव देने की जरूरत है, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म मजबूत होना जरूरी है, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारियां तय हों। यानी 100 की एक बात यह है कि अब भी ना जागे तो शायद जागने लायक बचेंगे भी नहीं। तो प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही। निमिष सर, मिली मैम और रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले शो में किसी और अहम मुद्दे पर होगी बात, तब तक के लिए नमस्कार।